नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है भी हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था करवा रहे हैं। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था भाग नंबर 3। इससे पहले भाग नंबर 2 की हमने 2 क्लास लगा ली थी। आज भाग 3 को 3 की लास्ट क्लास है, जिसके अंदर हम भाग नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने भारत के संविधान की जितनी भी अनुसूचियां थी उनको डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद में भाग नंबर 1 के बारे में चर्चा की थी। एक के बाद में भाग नंबर 2 के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंदर भाग नंबर 1 के अंदर केंद्र और राज्य थे, और 2 के अंदर क्या था? 2 के अंदर थी नागरिकता। 3 के अंदर क्या है? 3 के अंदर मूल अधिकार हैं, जिसके अंदर देख लेना 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद आते हैं। मैंने आपको बताया था कितने अनुच्छेद आते हैं, 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद आते हैं। तो जो पहली क्लास इसकी लगाई थी मूल अधिकार की, उसके अंदर मैंने आपको 12 से लेके 19 तक करवाए थे, और दूसरी क्लास के अंदर 20 से लेके 28 तक करवा दिए। यानी ये इसका फर्स्ट पार्ट था और ये इसका थर्ड पार्ट था और सेकंड पार्ट था, और आज इसका थर्ड पार्ट आएगा 29 से लेके 35 तक। ठीक है। तो आज जो मूल अधिकार हैं उसको कंप्लीट रूप से खत्म कर देंगे, जिसको पढ़ने के बाद उम्मीद है भी आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज बात करते हैं मूल अधिकार। 5 नंबर मूल अधिकार हमारा क्या कहता है? संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार है 5वां। जो 5वां मूल अधिकार है, मैंने आपको शुरू के अंदर बात बताई थी। मूल अधिकार कितने थे? जब संविधान बना था तब 7 थे। उसके बाद में कितने रह गए थे? 6 रह गए थे, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार के अंदर जोड़ दिया गया था। अभी 6 अधिकार हैं। 6 के अंदर हमने 4 तो कर लिए थे, 4 मैंने आपको करवा दिए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 अधिकार करवा दिए थे। 5वां क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसके अंदर आर्टिकल आते हैं 29 और 30। 2 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? 29 नंबर और 30 नंबर। 29 नंबर क्या कहता है आर्टिकल? सबसे पहले 29 नंबर को पढ़ेंगे तो ये क्या कहता है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, आपको पता है अभी भारत के हर क्षेत्र के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर मिल जाएंगे। अल्पसंख्यक के जो लोग हैं वो भारत के हर एक क्षेत्र के अंदर आपको मिलेंगे। दूसरी बात, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद नंबर 29 करता है। तो अनुच्छेद नंबर 29 के अंदर क्या कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 29 के अंदर हमें क्या कहा गया है भी? इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा है। एक बात तो ये लिख लेना, इसमें अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा है। हितों का क्या मतलब होता है? अधिकारों की रक्षा है। अल्पसंख्यक के जो अधिकार हैं, इसमें 29 नंबर अनुच्छेद के अंदर उनके अधिकारों की रक्षा है, पहली बात। सेकंड नंबर इसके अंदर बात जो बताई गई है, इसके अंदर बताया गया है भी किसी भी अल्पसंख्यक को, किसी भी अल्पसंख्यक किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा और संस्कृति, उसकी भाषा और संस्कृति के आधार पर, उसकी भाषा और संस्कृति के आधार पर, उसकी भाषा और संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश करने से, किसी संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाता, करने से नहीं रोका जाता, नहीं रोका जाता है। ये बात है अनुच्छेद नंबर 29 के अंदर।
क्या बात बोली गई है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण कहा गया है। इसमें देख लेना, अल्पसंख्यक के जो हित हैं यानी अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है 29 नंबर अनुच्छेद। और इसके अंदर सेकंड बात क्या बोली गई है? किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा और उसकी संस्कृति के आधार पे किसी भी संस्था में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो भी एक भारतीय भाई बहन ही है ना हमारे। तो इसके बाद में इससे आगे क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में इसका सेकंड नंबर पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 30 29। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा है, हितों का संरक्षण है। जो अल्पसंख्यक के लोग होते हैं उनके हितों का संरक्षण है, ये बात ध्यान रख लेना। और 30 के अंदर क्या बोला गया है? अनुच्छेद नंबर 30 के अंदर अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण बोला गया है, अनुच्छेद नंबर 30 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 30 के अंदर बोला गया है अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण, शिक्षा का संरक्षण। अल्पसंख्यक के शिक्षा का संरक्षण की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद नंबर 30 के अंदर। तो इससे पहले 29 पढ़ा था, उसमें देख लेना अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, और उसके अंदर क्या दे रखा है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण है। दोनों चीजों के अंदर कॉमन सा अंतर है, लेकिन ध्यान रख लेना एग्जामिनर यहाँ पे ही फंसाता है आपको। इसके बाद में देख लेना इसके अंदर क्या बोला गया है? अल्पसंख्यकों को बहुविकल्प अल्पसंख्यकों को बहुविकल्प के बीच में शिक्षा लेने, अगर लिख लेना यहाँ पे, अगर अगर अल्पसंख्यक बहु अगर यहाँ पे लिख लेना, अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच शिक्षा लेने से संकोच करता है, तो वह अपना अलग शिक्षण शिक्षण संस्थान शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं जिसमें सरकार द्वारा उनकी सहायता की जाएगी, उनकी सहायता की जाएगी। ये बात कहाँ बोली गई है? ये बात बोली गई है अनुच्छेद 30 के अंदर। बोला क्या गया है? अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच करता है, बहुसंख्यकों के बीच शिक्षा लेने से संकोच करता है, तो अपना अलग शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। एक कॉलेज है, उदाहरण के तौर पे एक बड़ा सारा कॉलेज है, बड़े सारे कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक हैं। कौन से हैं वो? बहुसंख्यक स्टूडेंट हैं, ठीक है। और कोई अल्पसंख्यक स्टूडेंट इस कॉलेज के अंदर शिक्षा लेने के अंदर संकोच करता है, तो अल्पसंख्यक का कोई भी शिक्षित व्यक्ति जो कॉलेज खोलने के लिए हकदार हो
ठीक है, उसके बाद उसके पास एलिजिबिलिटी हो कॉलेज खोलने की, तो वो अपना अलग अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। इस संस्थान को बनाने के लिए जो सरकार है उसको सहायता प्रदान करती है। ये बात कहाँ बोली गई है? ये बात बोली गई है अनुच्छेद नंबर 30 के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, शिक्षा का संरक्षण है और 29 के अंदर उनके हितों का संरक्षण है। इसके बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 31 की। 31 अनुच्छेद नंबर लिख लेना। अनुच्छेद नंबर 31 के अंदर क्या बोला गया है? 31 के अंदर हमें ये बात बताई गई है, इसके अंदर पैतृक संपत्ति क्या है? पैतृक संपत्ति की चर्चा है। पैतृक संपत्ति कौन सी होती है? जो हमें हमारे वंश के द्वारा दी जाती है। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे परदादा जी के नाम पे एक मरबा जमीन थी, उसके बाद में वो जमीन किसके नाम पे होगी? यानी उनके लड़के जो हमारे दादाजी हैं उनके नाम पे होगी। उसके बाद में वो जमीन किसके नाम पे होगी? हमारे पापा जी के नाम पे, जो हमारे दादाजी के लड़के हैं, और उनके बाद में हमारे नाम पे होगी, जो कि हमारे पापा जी के नाम थी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी पैतृक संपत्ति हो जाएगी। ठीक है, यानी पुरखों की जमीन को क्या कहा जाता है? पैतृक संपत्ति कहा जाता है। जो मूल अधिकार, पैतृक संपत्ति क्या थी? यह मूल अधिकार था। क्या थी यह एक मूल अधिकार, यह एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन करके इसे आर्टिकल 300 के कै नंबर भाग के अंदर जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया, बना दिया गया। ठीक है, देख लेना। जो पैतृक संपत्ति थी, मैंने आपको क्या बोला था? जो संपत्ति का अधिकार है, अधिकार नंबर 6 था, उसे हटा दिया गया था। पहले वो क्या था? पहले मूल अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978, यहाँ पे लिख लेना, मैं लिखना भूल गया, सॉरी। 1900 कब किया गया था? ये 1978 के अंदर किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे 300 अनुच्छेद 300 कै के अंदर जोड़कर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में देख लेना 31 का, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, और इसके अंदर लिख लेना जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को, मूल अधिकार को न तो लोग तथा न सरकार छीन सकती है, छीन सकती है, किंतु, लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है, किंतु कानूनी अधिकार, किंतु कानूनी अधिकार को सरकार द्वारा छीना या उस पर
रोक लगाई जा सकती है। ठीक है। जो मूल अधिकार है, हमारे मूल अधिकारों को मैंने आपको बोला था, मूल अधिकारों को हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो कानूनी अधिकार हैं, कानूनी अधिकार के ऊपर जो सरकार है वो क्या कर सकती है, संशोधन भी आसानी से कर सकती है और उनके ऊपर रोक भी लगा सकती है। इसके बाद में 31 का पार्ट नंबर 1 है, ये 31 के पार्ट नंबर 2 के अंदर देख लेना। 31 का पार्ट नंबर 2 के अंदर भी यही चर्चा है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी। ठीक है। ये वाली मूल अधिकार सरकार नहीं, न तो सरकार छीन सकती और न ही लोग छीन सकते। लेकिन जो कानूनी अधिकार है उसे हमसे कौन छीन सकता है, उसे सरकार छीन छीन सकती है। इसके बाद में अनुच्छेद नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे 6 नंबर, लगा लेना आप। मूल अधिकार 6 नंबर। संवैधानिक उपचारों संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद नंबर कौन सा है ये, अनुच्छेद नंबर 32C आएगा अकेला इसके अंदर। ठीक है। क्या आएगा, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसके अंदर अनुच्छेद नंबर 32 ही आएगा। तो अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर देख लेना क्या लिखा गया है। अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर हमें क्या बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर जो 32 अनुच्छेद हैं इसके अंदर एक बात लिख लेना, इसे संविधान की इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये दो बातें हैं, अनुच्छेद नंबर 32 है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता था, कहा जाता है। और जो अनुच्छेद नंबर 19 है उसे क्या कहा जाता था, उसे संविधान के रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। ठीक है। इसके अंदर देख लेना, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर रखा गया है। इसके अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना और हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार के संवैधानिक उपचारों की रक्षा के लिए हमारे एससी सुप्रीम कोर्ट और एचसी हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है। तो 1 नंबर जो था, 1 नंबर उसके अंदर लिख लेना बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा है 1 नंबर, 1 नंबर लिख लेना बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 प्रकार के रिट हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 1 नंबर लिख लेना बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी देख लेना बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। यह व्यक्तित्व स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट माना जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसे सबसे बड़ा रिट माना जाता है। यानी इसके अंदर इसमें बंदी बनाए गए बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर न्यायालय
के सामने, न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का ये मतलब होता है, अगर कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटों के अंदर, जैसे आज दोपहर 11 बजे किसी को गिरफ्तार किया, तो कल दोपहर 11 बजे से पहले पहले उसे न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। ये तो थी 1 नंबर रिट। अभी इसके अंदर 2 नंबर रिट और आएगी। 2 नंबर की जो रिट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परमादेश। 2 नंबर की रिट को क्या बोला जाता है? उसको परमादेश बोला जाता है। तो परमादेश किसको बोलते हैं? इसका अर्थ यह होता है भी जो न्यायालय है वो आदेश देता है, इसमें आदेश दिया जाता है अगर कोई कर्मचारी सही ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करे, उसे क्या बोला जाता है? उसे परमादेश दिया जाता है। ठीक है, इसमें आदेश दिया जाता है परमादेश। आदेश का मतलब आप समझ ही जाओगे इसके अंदर। इसके बाद में 3 नंबर की जो रिट होती है, 3 नंबर की रिट उसको क्या बोलते हैं? अधिकार प्रचता। अधिकार प्रच्छा। इसके अंदर क्या बोला जाता है? इसके अंदर बोला जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगे जो उसके अधिकार के अंदर ही न हो, इसमें उस व्यक्ति को रोका जाता है जो अपने अधिकार से बढ़कर कार्य करे। ठीक है, अधिकार भ्रष्टता का मतलब ये होता है, इसमें उस व्यक्ति को रोका जाता है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़ के ही आगे कार्य करने लग जाए। इसके बाद में प्रतिषेध। इसके अंदर क्या बोला जाता है? 4 नंबर आप लगा लेना, 4 नंबर को क्या बोला जाएगा? प्रतिषेध। प्रतिषेध के अंदर क्या होता है? जो ऊपर का न्यायालय होता है ना, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया तो वो तो हाई कोर्ट को आदेश देगा, लेकिन जो हाई कोर्ट हो गया वो किसको आदेश देगा? वो जिला न्यायालय को आदेश देता है। इसके अंदर देख लेना, ऊपरी न्यायालय अपने नीचे न्यायालयों पर तब लाती है, ऊपरी न्यायालय तब लाती है जब, प्रतिषेध को कब लाया जाता है? जब निचली अदालतें अपने अधिकारों का, निचली अदालतें अपने अधिकारों का
अपने अधिकारों का उल्लंघन करे। उल्लंघन करे तो क्या लाया जाता है, तो प्रतिषेध लाया जाता है। इसके बाद में एक और बच गया, उसको भी लिख लेना, उत्प्रेक्षण। क्या बोला जाता है उसे, उत्प्रेषण। इसका क्या मतलब होता है, सेम टू सेम जो प्रतिषेध का था ना, वो ही इसका मतलब होता है। यह भी ऊपरी न्यायालय अपने निचली न्यायालयों पर तब लाती है जब वह अपने अधिकारों का क्या करती है, उल्लंघन। जब उनके अधिकारों का उल्लंघन हो, अधिकारों का उल्लंघन हो या करें, उल्लंघन करें। 32 के अंदर, 32 को संविधान की आत्मा बोला जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पांचों के पांचों प्रकार मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं कौन कौन से थे। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा था परमादेश, तीसरा अधिकार प्रचता, और 4 नंबर प्रतिषेध, और 5 नंबर था उत्प्रेषण। पांचों के पांचों बाई डिटेल आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद में बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 33 की। अनुच्छेद नंबर 33 के अंदर हमें क्या बोला गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, इसमें देख लेना, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर। 3 लोग होते हैं, एक तो सेना, दूसरा क्या होता है, मीडिया, और 3 नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा गुप्तचर। गुप्तचर के अधिकारों, लिख लेना, गुप्तचर के अधिकारों को अधिकारों को सीमित, अधिकारों को क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है, सीमित कर सकती है। वैसे तो जनरली देखा जाए तो मीडिया होता है, उसको यह अधिकार होता है भी कहीं पे भी आप आ जा सकते हो, ठीक है। मीडिया को यह अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन जहां पे बात आएगी राष्ट्रीय सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की, वहां पे चाहे मीडिया हो, चाहे सेना हो, चाहे भारत का कोई राजदूत हो, गुप्तचर हो, इन सभी के जितने भी अधिकार होते हैं ना, जैसे मीडिया को ये अधिकार है भी वो कहीं पे भी आ जा सकती है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी तो संसद को ये हक है कि जो इन तीनों के, सेना के, मीडिया के, गुप्तचरों के जो अधिकार हैं उनको सीमित कर सकती है, ठीक है। इसके बाद में आएगा 34 नंबर अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 34 लिख लेना। अनुच्छेद नंबर 34 के अंदर हमें क्या बोला गया है, अनुच्छेद नंबर 34 के अंदर बोला गया है, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया
जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 34 का मतलब क्या है? जो भारत है पूरा का पूरा, भारत के किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी जिले के अंदर, किसी भी तहसील के अंदर सेना का जो कानून है उसे लागू किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे जब भी भारत के अंदर इमरजेंसी लगती है ना, तो इमरजेंसी के अंदर वहां पे जो सारा का सारा अधिकार है वो कहाँ पे चला जाता है? केंद्र सरकार के हाथ में चला जाता है, और केंद्र सरकार वहां पे अपनी सेना यानी आर्मी को नियुक्त करती है। ठीक है। तो ये बात इसके अंदर बोली गई है भी भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर सेना का कानून लागू किया जा सकता है। ठीक है। और इसके बाद में लास्ट है आपका अनुच्छेद नंबर 35। अनुच्छेद नंबर 35 के अंदर हमें क्या बोला गया है? अनुच्छेद नंबर 35 के अंदर हमें बोला गया है जो भाग नंबर 3 के दिए हुए मूल अधिकार हैं, भाग 3 में दिए मूल अधिकारों को लागू करने की लागू करने की चर्चा का प्रावधान है। लागू करने की चर्चा का प्रावधान है। ठीक है। ये बात बोली गई है कहाँ पे? अनुच्छेद नंबर 35 के अंदर। ठीक है। ये थे दोस्तों आपके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। अभी मैं आपको एक ही स्लाइड के अंदर आपको सारी चीजें लिखा देता हूं, जैसे अनुच्छेद नंबर 14 से लेके और अनुच्छेद नंबर 32 तक। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, कहां से कहां तक? समानता का अधिकार पढ़ा था कहां से? 14 से लेके कहां तक पढ़ा था? 14 से लेके पढ़ा था 18 तक। ठीक है। और 2 नंबर हमारा क्या था? 2 नंबर पे आ जाएगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा आ जाएगा 19 से लेके 22 तक। इसके बाद में 3 नंबर पे हमारा कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर पे आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तेईस और 24। और इसके बाद में 4 नंबर पे जो हमारा आ जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आ जाएगा 25 से लेके 28 तक। और इसके बाद में 5 नंबर के अंदर क्या आ जाएगा? 5 नंबर क्या आ जाएगा? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कहाँ से आ जाएगा? 29 से लेके और 30 तक। ठीक है। और 6 नंबर पे आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहाँ से लेके कहाँ तक है? ये 32 तक है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपका भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 के अंदर जितने भी अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद थे मैंने आपको बताया था? 12 से लेके कहाँ तक थे? 35 तक। इतने अनुच्छेद थे, सबको बाई डिटेल कवर किया गया है। 3 क्लास है इसकी, अच्छे से पढ़ लेना। किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाना, वनडे एग्जाम के अंदर मूल अधिकार से पर्सन गलत नहीं होगा। ठीक है। तो आपका भाग नंबर 3 कंप्लीट होता है। कल करेंगे भाग नंबर 4।
ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।